नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बाय संदीप टंडन यूट्यूब एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। नीट 2024 के लिए हम बायोलॉजी वन शॉट लेक्चर है वो देख रहे थे, जिसके अंतर्गत हम क्लास एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 12th को हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी के हमारे 5 चैप्टर वो हो चुके हैं। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जिसके अंतर्गत हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स यानी कि जंतुओं में संरचनात्मक संगठन किस प्रकार का होता है, उन सभी चीजों को आज इस लेक्चर के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। यानी कि पूरा का पूरा चैप्टर है आपके इसी लेक्चर के अंतर्गत हम कंप्लीट कर लेंगे और आपको याद भी इस लेक्चर के अंतर्गत करवा देंगे। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जंतुओं में संरचनात्मक संगठन। और इस चैप्टर से आपके लगभग 3 से 5 क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। 3 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। देखिए, पहला आता है टिश्यू, एनिमल टिश्यू की हम बात करते हैं। उसके बाद में एक आपके फ्रॉग दे रखा है और एक कॉकरोच हो जाएगा, कॉकरोच। ठीक है, तो इनमें हम बात करें तो लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपके इस पार्ट से पूछे जाते हैं, 1 से 2 इससे और 1 से 2 इससे पूछे जाते हैं। लेकिन आपको बता दें, न्यू एनसीईआरटी में ये पोर्शन बहुत ही कम कर दिया है। टिश्यू वाला पोर्शन है ये न्यू एनसीईआरटी के अंदर बहुत ही कम कर दिया है। लेकिन फ्रॉग जो है, मेंढक, इसको ज्यादा फोकस किया गया है। कॉकरोच को भी थोड़ा कम कर दिया। लेकिन इन दोनों को मिलाकर के आपके क्वेश्चन है वो ज्यादातर पूछे जाएंगे। अगर किसी कारणवश पूछ ले तो इससे ऊपर से क्वेश्चन उठा करके पूछ सकता है। तो ये 3 पार्ट हैं, इन तीनों पार्ट को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम टिश्यू को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, टिश्यू वाला चैप्टर है, हम बात करें तो एनसीईआरटी में बहुत ही कम दे रखा है आपके। लेकिन हम क्या करते हैं कि एनसीईआरटी जो ओल्ड एनसीईआरटी उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ओल्ड एनसीईआरटी से जो पुराने आए हुए क्वेश्चन है ना, वो वैसे के वैसे उठा करके पूछ लिए जाते हैं। तो आपके लिए वो भी हेल्पफुल रह जाएगा और उसमें आपकी सहायता हो जाएगी। तो अब बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट हमारा आता है वो है टिश्यू यानी कि जंतु ऊतक। देखिए, हम सभी जानते हैं एनिमल टिश्यू या फिर सिर्फ टिश्यू की हम बात करें तो टिश्यू बनता कैसे है, ये हम पिछले लेक्चर में भी बात कर चुके हैं कि बहुत सारी सेल्स मिलकर के क्या करती हैं, टिश्यू का निर्माण करती हैं। और सेल्स भी कैसी हो, जिनकी समान उत्पत्ति हो, संरचना समान हो और कार्य भी समान करने वाली कोशिकाएं हो। इस प्रकार की कोशिकाओं का जो समूह होता है वो ऊतक कहलाता है। मतलब समान उत्पत्ति, संरचना समान और कार्य समान, ऐसी कोशिकाओं का समूह क्या कहलाएगा, ऊतक कहलाएगा, टिश्यू कहलाएगा। और जंतुओं के अंदर 4 प्रकार के ऊतक वो पाए जाते हैं। ठीक है, ज्यादा हम बाहर नहीं जाएंगे, समय ज्यादा खराब नहीं करेंगे, क्योंकि आपका वन शॉट लेक्चर है, पूरा का पूरा हम करीबन घंटे या 1.5 घंटे में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। 4 प्रकार का होता है। पहला है एपिथेलियल टिश्यू यानी कि उपकला ऊतक। हमारी जो बॉडी है उसके चारों ओर जो त्वचा के रूप में पाया जाता है वो पूरा का पूरा क्या है, एपिथेलियल टिश्यू के अंतर्गत आता है। दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक। ये हमारी पूरी बॉडी को आपस में जोड़ने का काम करता है, जैसे कि ब्लड है, मांसपेशी है, जो आपका ब्लड आ जाएगा, इसमें और भी 2-3 चीजें आती हैं, वो हम आगे बात कर लेंगे। मस्कुलर टिश्यू की हम बात करें, पेशी ऊतक, इसमें जितनी भी पेशियां हैं और हड्डियां वो सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगी। न्यूरल टिश्यू की हम बात करें तो तंत्रिका ऊतक जो है वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। ये हम बात करें, देखिए एपिथेलियल टिश्यू की हम डिटेल से यहाँ पर बात करेंगे। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आपका एक तो ब्लड आता है, तो ब्लड के बारे में अलग से आपके सर्कुलेटरी सिस्टम दे रखा है, तो उसमें हम डिटेल से बात करेंगे, थोड़ा बहुत ब्रीफली यहाँ पर देख लेंगे। मस्कुलर टिश्यू है, इसके लिए भी अलग से आपकी चैप्टर दे रखा है, उसके अंदर डिटेल से बात कर लेंगे। ब्रीफली यहाँ पर जो आपके एनसीईआरटी में जितना दे रखा है उतना ही हम यहाँ पे बात करेंगे। और ऐसा न्यूरॉन या नर्वस सिस्टम है, ये भी आपके अलग से दे रखा है। तो यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू, इन सभी की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। एक एक करके हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, उपकला ऊतक, इसकी एक स्वतंत्र सतह होती है। स्वतंत्र सतह मतलब जो बाहरी हमारी त्वचा की है, जो त्वचा है ना, ये पूरी की पूरी, ये पूरा का पूरा आपका एपिथेलियल टिश्यू के अंतर्गत आता है। जो शरीर के तरल पदार्थ, जो अंदर के तरल पदार्थ हैं उसके और बाहरी वातावरण का सामना करती है। आप देख सकते हैं अंदर से तो जो तरल पदार्थ है उसके संपर्क में रहती है ये, और बाहरी वातावरण के संपर्क में रहती है। इनमें जो चेंजेस होते हैं उन सभी को ये सहन करती है, इनका सामना करती है। शरीर या शरीर के अंगों को ढकना, कंप्लीट पूरी बॉडी को ढक के रखती है, या पक्तिबद्ध करना ही इनका मुख्य कार्य होता है। छोटे अंतराकोशिक मैट्रिक्स के साथ संघन रूप से पैक की गई कोशिकाएं होती हैं। ये आपस में इस प्रकार से संघन होती है क्योंकि इसमें कम अंतराकोशिकीय अवकाश वो पाए जाते हैं।
उपकला उत्तक जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो सरल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और एक संयुक्त यानी कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। ये दो प्रकार के होते हैं। जब हम सिंपल सरल उपकला उत्तक की बात कर लेते हैं, यह कोशिकाओं की एक परत होती है, सिंगल परत होती है। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की हम बात करें तो सिंगल परत पाई जाती है। शरीर की गुहाओं, नलिकाओं और ट्यूब या फिर नलिकाओं को रेखाबद्ध करती है, यानी इनको अंदर से कवरिंग करने का काम करती है। गुहाएं जैसे हम आहार नाल की बात कर सकते हैं, नलिकाओं की बात कर सकते हैं, जैसे कि जितनी भी हमारे शरीर में बॉडी में ट्यूब पाई जाती है, चाहे वो आपकी सेमाइनल वेसिकल की जो ट्यूब होती है उसकी बात कर सकते हैं, वासा एफ्रेंसिया की बात कर सकते हैं, जो टेस्टिस की जो ट्यूब होती है उनकी बात करते हैं, नलिकाओं की ओविडक्ट की बात कर सकते हैं। इन सभी को कवरिंग करने का काम करती है सरल उपकला उत्तक। ठीक है, इसके एग्जाम्पल और भी मिलेंगे आपको कि कुछ इसमें रूपांतरण भी देखने को मिलते हैं, जिसके अंतर्गत आपके घनाकार उपकला उत्तक की आगे और प्रकार देखेंगे ना तो वो अलग अलग प्रकार की होती है। लेकिन मुख्य रूप से याद रख लिए, सिंपल एपिथेलियम पूछे तो जितनी भी गुहाएं हैं, नलिकाएं हैं, डक्ट और ट्यूब हैं, इन सभी को रेखाबद्ध करने का काम करती है। कोशिकाओं के संरचनात्मक संशोधन के आधार पर सरल उपकला है वो 3 प्रकार की होती है। सरल उपकला है, उनकी स्ट्रक्चर है, उसके मॉडिफिकेशन के आधार पर 3 प्रकार की होती है। पहली है स्क्वामास एपिथेलियम, सल की उपकला उत्तक। दूसरा है कुबोइडल एपिथेलियम, घनाकार उपकला। कोल्यूमनर एपिथेलियम, स्तंभाकार उपकला। एक बार इन तीनों की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये है आपकी स्क्वामास एपिथेलियम, जो कि सिंगल लेयर्ड होती है और चपटी कोशिकाओं से निर्मित होती है। ये चपटी कोशिकाओं से निर्मित होती है, ये संरचना होती है इसकी। इसके बाद में देखिए हमने कुबोइडल की बात की, दूसरे नंबर पे जो आती है वो आपकी कुबोइडल घनाकार एपिथेलियम। तो जो घनाकार एपिथेलियम होती है वो ये वाली हो गई कुबोइडल एपिथेलियम। क्यूब लाइक जो घन होता है ना, उसके आकार की संरचना होती है, घन के जैसी संरचना होती है इन कोशिकाओं की, तो ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगी। इसके बाद में हम कोल्यूमनर एपिथेलियम की बात करें तो इसमें लंबी लंबी स्तंभाकार कोशिकाएं होती है, स्तंभाकार लंबी कोशिकाएं इनमें पाई जाती है, आप देख सकते हैं। और कुछ इनमें मॉडिफिकेशन होता है जिन्हें हम सीलिएटेड कोल्यूमनर या सीलिएटेड या पक्षमाभ किए या पक्षमाभी स्तंभाकार कोशिकाएं भी कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर छोटी छोटी सीलिएटेड पक्षमाभ पाई जाती है। आप धागे जैसी संरचना देखते हैं ना ऊपर, इनको हम पक्षमाभ कहते हैं। तो कुछ यही कोशिकाएं रूपांतरित होकर के उन कोशिकाओं में आपको पक्षमाभ देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम सीलिएटेड या पक्षमाभी स्तंभाकार सेल्स कह देते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार हैं, चारों आपकी क्लियर होनी चाहिए। स्ट्रक्चर भी कई बार पूछ ली जाती है। अब एक एक करके हम सभी के बारे में देख लेते हैं। स्क्वामास एपिथेलियम, सल की उपकला। तो अनियमित सीमाओं वाली चपटी कोशिकाओं की पतली परत होती है। अनियमित मतलब लगातार फैली रहती है, कोई सीमा नहीं है इसकी, चपटी कोशिकाओं से निर्मित होती है, याद रख लेना। इसके एग्जाम्पल जरूर याद रख लेना। रक्त वाहिकाएं जो है, ब्लड वेसल्स, उसके अंदर ये पाई जाती हैं। फेफड़ों की जो एल्वुलाई होती है उनकी भित्ति में ये पाई जाती है। ब्लड वेसल्स और जो लंग्स होते हैं उनकी एल्वुलाई, उनके अंदर ये पाई जाती है। कार्य क्या होता है? एक विसरण सीमा बनाए रखना, मतलब ब्लड का है वो डिफ्यूजन के माध्यम से आदान प्रदान जो होता है वो इन्हीं के माध्यम से होता है। तो ये स्क्वामास एपिथेलियम होती है। दूसरा जो आता है वो कुबोइडल या क्यूबिकल एपिथेलियम, जिसे हम घनाकार उपकला कह देते हैं। ये घन के जैसी कोशिकाओं से निर्मित होती है। ग्रंथियों की नलिकाओं, जितनी भी ग्लैंड्स हमारी बॉडी के अंदर पाए जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, पेंक्रियाज या अग्नाशय ग्रंथि है, लीवर है, इन सभी की जो नलिकाएं हैं उनमें ये पाई जाती है घनाकार उपकला। नेफ्रॉन की ट्यूबुलर भागों में पाया जाता है। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर आपने देखी होगी, इस प्रकार से बनी होती है, इस प्रकार की संरचना होती है। और ये यहाँ पर फिर थोड़ा सा इसमें देखिए, एक तो ये पीसीटी होती है और ये डीसीटी होती है, ये लूप ऑफ हेनले होता है और ये सीटी होती है। तो ये डक्ट वाले जो पार्ट होते हैं नलिका वाले, पीसीटी, डीसीटी, समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका, संग्राहक नलिका, इनके अंदर क्या होता है? ये कुबोइडल एपिथेलियम पाई जाती है। कार्य क्या होता है इनका? श्रावण और अवशोषण का काम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मुख्य कार्य श्रावण और अवशोषण का।
किडनी में नेफ्रॉन के समीपस्थ कुंडलित नलिका के उपकला में माइक्रोविली पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पहले भी बना है और बन भी सकता है कि जो पीसीटी होती है समीपस्थ कुंडलित नलिका, इसमें जो ये सेल्स पाए जाती है ना, इसके ऊपर माइक्रोविली पाई जाती है जो अवशोषणी सतह के क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अवशोषण इसी भाग में होता है। तो ये कुबोइडल एपिथेलियम हो गया। अब आती है कोल्यूमनर एपिथेलियम या स्तंभाकार उपकला। लंबी पतली कोशिकाओं से बना होता है, लंबी पतली कोशिकाओं से बना होता है। इसका केंद्र आधार पर स्थित होता है, नीचे की ओर आधार पर इसका केंद्र स्थित होता है। एक बार इनकी देखिए स्ट्रक्चर यहाँ पर देखिए, तो ये देखिए इसमें, ये देखिए ये केंद्र जो होता है ये आधार पर स्थित होता है कोल्यूमनर एपिथेलियम। मुक्त सतह पर माइक्रोविली हो सकती है, डोमेनिसिलेटेड या जो सूक्ष्मांकुर एपिथेलियम बोल सकते हैं इसको, सूक्ष्मांकुर कहते हैं हिंदी में। तो सूक्ष्मांकुर है वो उपस्थित हो सकती हैं, ऐसे लंबी कोशिकाएं होती है ये केंद्रक हो गया। जो मुक्त सतह होती है इस पे सूक्ष्मांकुर उपस्थित हो सकते हैं, माइक्रोविली पाए जा सकते हैं जो अवशोषणी सतह को बढ़ा देते हैं। पेट जो हमारा एब्डोमेन होता है उसमें और आंत की जो भित्ति होती है उसमें पाए जाते हैं, क्योंकि आंत की भित्ति के अंदर क्या होता है, जो हमारी छोटी आंत होती है उसके अंदर माइक्रोविली युक्त आपको कोल्यूमनर एपिथेलियम देखने को मिलता है, जो अवशोषणीय सतह को बढ़ा देती है, अवशोषण का क्षेत्रफल वो बढ़ा देती है। स्राव और अवशोषण का मुख्य कार्य होता है इनका। कहाँ पाई जाती है और क्या कार्य, ये याद रख लेना। स्तंभाकार और घनाकार कोशिकाओं में क्या होते हैं, रूपांतरण पाए जाते हैं। स्तंभाकार और घनाकार कुबोइडल और जो कोल्यूमनर एपिथेलियम होती हैं इनमें कुछ मॉडिफिकेशन देखने को मिलती हैं। उन्हीं में एक प्रकार होता है आपका सिलिएटेड एपिथेलियम यानी कि पक्षमाभ उपकला। इसकी स्ट्रक्चर अभी हमने बात की थी कि इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, बीच में एक केंद्रक हो गया और ऊपर बहुत सारे क्या होते हैं, पक्षीलिया पाए जाते हैं, पक्षमाभ पाए जाते हैं। कोशिका ये अपनी मुक्त सतह पर सीलिया धारण करती है। ब्रोंकियोल्स, फेलोपियन ट्यूब जैसे खोखले अंगों की आंतरिक सतह में मौजूद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके उदाहरण याद रख लेना। ब्रोंकियोल्स श्वसनिका और फेलोपियन ट्यूब जो आपकी मादा जनन तंत्र का एक भाग होती है, तो फेलोपियन ट्यूब जो होती है उसका जो अंदर ये पाई जाती है, जो कि शुक्राणु वगैरह इनको मूवमेंट करने में सहायता करती है। कार्य क्या होता है, कणों और श्लेष्मा को उपकला के ऊपर एक विशिष्ट दिशा में ले जाना या इनको एक लेयर से फैला देती है, जिसके इन सीलिया के माध्यम से वो जिस दिशा में आवश्यकता होती है उस दिशा में इनका गति होती है या प्रवाह होता है कणों और श्लेष्मा। तो ये आपका देखिए स्तंभाकार घनाकार एपिथेलियम हो गया मॉडिफिकेशन के रूप में। और इसके बाद में आता ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्रंथिल उपकला, ग्लैंडुलर एपिथेलियम या ग्रंथिल उपकला। तो इनका मुख्य कार्य क्या होता है, श्रावण का होता है। ये दो प्रकार की हो सकती हैं, एक तो एक कोशिकीय हो सकते हैं और बहुकोशिकीय, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर की बात करें तो इसमें पृथक ग्रंथि कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, पृथक अलग से कोई ग्रंथि कोशिकाएं मिल जाती है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये रही यूनिसेलुलर ग्लैंड्स बन जाती है। ये स्ट्रक्चर आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है, फिलहाल नहीं आपकी ओल्ड एनसीईआरटी में मिलेगी आपको। ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि ओल्ड एनसीईआरटी भी कोई क्वेश्चन पूछा, छोटा सा टॉपिक ज्यादा बड़ा है नहीं, 5-10 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो इतने समय में शायद यहाँ से कोई क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे, तो इसलिए यहाँ से करवाना जरूरी है, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। तो यूनिसेलुलर ग्लैंड है वो एक कोशिका से निर्मित होती है और इसके उदाहरण याद रख लेना। आहार नाल की जो गोबलेट कोशिकाएं होती है, आहार नाल की गोबलेट कोशिका जो श्लेष्मा का सिक्रेशन करती है, तो वो इसी का उदाहरण हो जाएगा एक कोशिकीय। बहुकोशिकीय जो मल्टी सेलुलर होती है, इसकी हम बात करें तो इसमें कोशिकाओं का समूह होता है, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर बनाती है, जैसे कि लार ग्रंथियां जो होती है। ये आप देख सकते हैं बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स, इसमें बहुत सारी सेल्स मिलकर के देखिए ये आपको देख रहे हैं ना, ये वाली जो छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं हैं ये, और ये जो छोटे छोटे आपको नजर आ रही है ये आपकी यूनिसेलुलर और ये मल्टीसेलुलर हो जाएगी, रह जाएगा याद, कोई दिक्कत नहीं है। स्राव प्रवाहित की विधि के आधार पर ग्रंथियां दो प्रकार की होती है, यानी कि जो सिक्रेशन करती है उसका बहाव किस प्रकार से होता है, नलिकाओं के माध्यम से होता है या फिर बिना नलिकाओं के माध्यम से होता है, उसके आधार पर दो प्रकार की होती है। एक तो बहिःस्रावी ग्रंथियां यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, यहाँ स्राव है वो नलिकाओं या ट्यूबों के माध्यम से किया जाता है। बहिःस्रावी ग्रंथियां है जैसे कि श्लेष्मा, लार, कान का मैल, मोम जो होता है वो, तेल, दूध, पाचक एंजाइम स्रावित करने वाली जो ग्रंथियां वो सभी इसमें आ जाएंगी, जैसे कि पेंक्रियाज है, आपकी लीवर है। इसके अलावा हम बात करें तो लीवर भी इसी प्रकार की ग्रंथि है, और जो हमारी अमाशय में पाई जाती है जो म्यूकस का सिक्रेशन करती है वो भी इसी प्रकार की हो जाएंगे बहिःस्रावी। सॉरी, जो एंजाइम का सिक्रेशन करती है ना वो बहिःस्रावी हो जाएंगे। अंतःस्रावी ग्रंथि
एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इनमें कोई भी नलिका नहीं पाई जाती है। ये ब्लड के माध्यम से क्या होती है, टारगेट ऑर्गन तक पहुंचा जाता है, हार्मोन का उत्पादन करती है। अंतःस्रावी ग्रंथि आप जानते हैं, थाइमस, पिट्यूटरी, इसके अलावा हम बात करें तो पीनियल ग्रंथि, ये सभी इसी के उदाहरण हो जाएंगे। तो ये आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियम है वो कंप्लीट होता है। अब दूसरा प्रकार आता है कंपाउंड एपिथेलियम, संयुक्त उत्कला। पहला हमने सिंपल उत्कला ऊतक देख लिया जो 3 प्रकार का होता है, जिसकी हमने बात कर ली। अब कंपाउंड एपिथेलियम, संयुक्त उत्कला ऊतक, कोशिकाओं की एक से अधिक परतें, उनमें तो एक ही परत होती है और इनमें एक से अधिक। सिंपल एपिथेलियम में क्या होती है, एक ही परत पाई जाती है, इसमें क्या होती है, एक से अधिक परतें पाई जाती है। एक हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, मतलब एक से अधिक होती है। ठीक है, बहुस्तरीय से बनी होती है। स्राव का मुख्य कार्य क्या होता है, स्राव और अवशोषण में सीमित भूमिका निभाती है। त्वचा की सूखी सतह, मुख गुहा की नम सतह, गर्शनी, लार ग्रंथियां, अग्नाशय नलिकाओं की आंतरिक परत को कवर करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहां पाई जाती है, त्वचा की जो सूखी सतह होती है वहां पर उपस्थित होती है। मुख गुहा के अंदर जो नम सतह है वहां पर पाई जाती है। गर्शनी में पाई जाती है। लार ग्रंथियां जहां से सिक्रेट होती है उनमें पाई जाती है। अग्नाशय नलिकाएं जो होती है, ट्यूब होती है, उनकी आंतरिक परत का भित्ति का जो कवर करने का काम है इन्हीं कंपाउंड एपिथेलियम के द्वारा होता है। इनका कार्य है रासायनिक और यांत्रिक तनाव से रक्षा करना, सुरक्षा करना। रासायनिक पदार्थ वगैरह उनसे सुरक्षा, और जो मैकेनिकल तनाव आ जाता है, कई बार खिंचाव आ जाता है, उनसे सुरक्षा करना। तो ये आपका संयुक्त उत्कला ऊतक हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर होती है, देखिए एक से अधिक लेयर होती है इसमें, मल्टी लेयर सेल्स। इसके अंदर क्या होती है, कोशिका संधि पाई जाती है, सेल जंक्शन। सेल जंक्शन की हम बात करें तो ये बहुत सारी कोशिकाएं आपस में जुड़ती है संरचनात्मक या कार्यात्मक रूप से। तो जंक्शन जो आसन्न कोशिकाओं के बीच संरचनात्मक और कार्यात्मक लिंक प्रदान करते हैं, आपस में उनको जोड़ने का या योजक लिंक प्रदान करने का कार्य, संरचनात्मक या कार्यात्मक रूप से। ये उपकला और अन्य उत्तकों में पाए जाते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, एक तो तंग या टाइट जंक्शन, आपस में बहुत मजबूती से जुड़ा होता है। उत्तकों में पदार्थों के रिसाव को रोकने में मदद करता है। उत्तकों के अंदर जो पदार्थों का रिसाव होता है उनको रोकने का काम करता है। चिपकने वाली संधि, अडेयरिंग जंक्शंस, जो पास की कोशिकाएं होते हैं, आसपास की कोशिकाएं, उनको एक साथ रखने के लिए उनको जोड़ने का या सीमेंटिंग करने का काम करते हैं। गैप जंक्शन की हम बात करें तो आयनों, छोटे अणुओं और कभी कभी बड़े अणुओं के तेजी से स्थानांतरण के लिए साइटोप्लाज्म को जोड़कर आसन्न कोशिकाओं के बीच संचार की सुविधा प्रदान करते हैं। ठीक है, याद रह जाएगा, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आप एक बार अच्छे से देख लेना, आराम से याद हो जाएगा। तो यह आपका जो दूसरा प्रकार है कंपाउंड एपिथेलियम, वो कंप्लीट पहला जो प्रकार था कौन सा, उपकला ऊतक, वो कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं दूसरा, कनेक्टिव टिश्यू की बात कर लेते हैं। कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक, यह अन्य ऊतकों और अंगों को जोड़ने का काम करता है, पूरी बॉडी को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, सपोर्ट करने का काम करता है। यह जटिल जंतुओं में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जटिल जैसे मनुष्य हो गया, ऐसे बड़े बड़े जंतु जो होते हैं जिनमें सिस्टम जटिल होते हैं, उनमें रक्त को छोड़ करके सभी संयोजी ऊतकों में, रक्त के ओनली ब्लड को छोड़ करके जितने भी संयोजी ऊतक है उसमें फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है, रेशेदार कोशिकाएं। ये कोलेजन और इलास्टिन नामक संरचनात्मक रेशेदार प्रोटीन का स्रावण करती है। ये जो फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं है ना, ये कोलेजन प्रोटीन और इलास्टिन नामक जो संरचनात्मक प्रोटीन होती हैं इनका स्रावण करती है। ये ऊतकों को मजबूती, लचकता और लचीलापन है वो प्रदान करने का कार्य। ठीक है, संयोजी ऊतक। कोशिकाएं संशोधित पॉलीसेकेराइड मैट्रिक्स भी स्रावित करती है, यानी कि इनकी जो कोशिकाएं होती हैं फाइब्रोब्लास्ट या फिर जो इनमें जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो मैट्रिक्स का स्रावण करती है, जो कोशिका और तंतुओं के बीच जमा हो जाता है। जो सेल्स पाए जाती हैं, जो फाइबर्स होते हैं, तंतु पाए जाते हैं, उनके बीच में पाया जाता है ये। और संयोजी ऊतक है ये 3 प्रकार के होते हैं, एक तो ढीले संयोजी ऊतक या लूज कनेक्टिव टिश्यू, और एक डेंस संघन कनेक्टिव टिश्यू, और एक स्पेशलाइज्ड विशिष्ट कनेक्टिव टिश्यू। तो 3 प्रकार के होते हैं, एक एक करके हम तीनों की बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं ढीले संयोजी ऊतक या लूज कनेक्टिव टिश्यू, जो बहुत ही सॉफ्ट रूप से जुड़े हुए रहते हैं। इनमें क्या होता है कि फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज, मास्ट कोशिकाएं ये पाई जाती है। इनमें कौन सी कोशिकाएं होती है, इनके मैट्रिक्स के अंदर फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज, मास्ट कोशिकाएं, इसके अलावा फाइबर रेशे भी पाए जाते हैं। एक अर्ध द्रव मैट्रिक्स में शिथिल रूप से व्यवस्थित होते हैं। इनका जो मैट्रिक्स होता है वो अर्ध तरल होता है, अर्ध तरल। और इस अर्ध तरल में जो सेल्स पाए जाती हैं फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज, मास्ट कोशिकाएं और फाइबर
पाए जाते हैं। दो प्रकार का होता है, एक तो एरोलर और एक एडिपोज, एरोलर टिश्यू और एडिपोज। एरोलर उत्तक या एरोलर टिश्यू जो होता है ये त्वचा के नीचे मौजूद होता है, हमारे त्वचा के नीचे पाया जाता है, और मुख्य जो होता है ये उपकला के लिए एक समर्थन ढांचे के रूप में काम करता है। इसकी स्ट्रक्चर भी ऐड की मैंने, एक बार देखिए, ये देखिए ये उपकला उत्तक है, और उपकला भी कौन सा, उपकला उत्तक के नीचे पाया जाता है। ये कौन सा है आपका, एक मिनट, एरोलर टिश्यू, सॉरी एरोलर टिश्यू है, जिसके अंदर देखिए ये मैक्रोफेज है, इसके अलावा फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं आप देख सकते हैं, यहाँ पर कोलेजन फाइबर्स देख सकते हैं ये ग्रीन कलर में, ये मास्ट कोशिकाएं हैं, ठीक है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी वो भी इसमें पाई जाती है। तो ये आपका एरोलर टिश्यू हो जाए, ठीक। इसके बाद में वसा उत्तक की बात कर लेते हैं, एडिपोज टिश्यू, मुख्यतः त्वचा के नीचे देखा जाता है, ये भी त्वचा के नीचे मौजूद होता है, ये भी त्वचा के नीचे होता है। इसकी कोशिकाएं वो एडिपोसाइट्स कहलाती है, क्यों, क्योंकि इसमें वसा का भंडारण होता है, इनकी कोशिकाओं में वसा का भंडारण होता है, इस कारण एडिपोसाइट्स कह देते हैं। अतिरिक्त पोषक तत्व है जो वसा में परिवर्तित हो जाते हैं वो भी इस उत्तक में आकर के जमा हो जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना इसको। और इसकी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, देखिए फैट स्टोरेज एरिया ये है, इसमें ये न्यूक्लियस एक साइड में पाया जाता है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो टिश्यू आपका कौन सा हो जाएगा, एडिपोज टिश्यू हो जाएगा। ये आपका हो जाता है ढीले संयोजी उत्तक। अब बात कर लेते हैं हम संघन संयोजी उत्तक या डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो होता है इसके अंदर फाइबर रेशे और फाइब्रोब्लास्ट जो कोशिकाएं हैं ये संघन रूप से पाई जाती हैं इनके मैट्रिक्स के अंदर। दो प्रकार की होती हैं, एक तो संघन नियमित संयोजी उत्तक, संघन नियमित संयोजी उत्तक या रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसमें रेशों का नियमित पैटर्न होता है, लगातार पैटर्न पाया जाता है। कोलेजन फाइबर के कई समांतर बंडलों के बीच पंक्तियों में पाए जाते हैं। ये जो देख रहे हैं ना आप, ये कोलेजन फाइबर्स, ये जो पिंक ये देखिए आप, ये बीच बीच में पाए जाते हैं ना, ये कोलेजन फाइबर्स हैं जो समांतर बंडलों के रूप में देख सकते हैं, और ये बीच बीच में आपको सेल्स है वो देखने को मिल सकती है। इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल हो जाएंगे कंडरा और एक स्नायु बंधन लिगामेंट्स। ये टेंडन्स हो जाएगा, अंग्रेजी में टेंडन्स कहते हैं, और स्नायु बंधन लिगामेंट्स हो जाएगा। तो संघन नियमित संयोजी उत्तक के उदाहरण कौन से, कंडरा और स्नायु बंधन। टेंडन्स क्या होता है, कंडरा ये क्या करता है, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मांसपेशियों को बोन से जोड़ने का काम करता है। जबकि लिगामेंट या स्नायु बंधन जो होता है ये हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है। तो ये आपका संघन नियमित संयोजी उत्तक हो गया। अब संघन अनियमित संयोजी उत्तक या इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात कर लेते हैं। तंतुओं का अनियमित पैटर्न होता है, फाइब्रोब्लास्ट और फाइबर, ज्यादातर आपको कोलेजन फाइबर इसमें देखने को मिलते हैं जो अलग अलग रूप में पाए जाते हैं। इसमें तो समानांतर होते हैं, इनमें समानांतर नहीं होते, अलग अलग पैटर्न में देखने को मिलते हैं। उत्तक त्वचा में मौजूद होते हैं, उत्तक की जो त्वचा होती है उसमें पाए जाते हैं। और ये देख सकते हैं कोलेजन फाइबर्स, ये जो आपको बहुत सारे बीच बीच में इरेगुलर होते हैं, इसमें तो रेगुलर ही पाए जाते हैं संघन रूप से, और इसमें इरेगुलर होते हैं। तो ये इसकी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। तो ये आपका संघन संयोजी उत्तक हो जाता है। अब है विशिष्ट संयोजी उत्तक। विशिष्ट संयोजी उत्तक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इसमें दो होते हैं, एक तो इस उपास्थि होती है कार्टिलेज और एक बोन्स होती है। पहले हम उपास्थि की बात कर लेते हैं, कार्टिलेज। इसमें अंतराकोशिकीय पदार्थ यानी कि मैट्रिक्स है वो ठोस और लचीला होता है। अंतराकोशिकीय पदार्थ जो इसमें भरा रहता है ये ठोस और लचीला होता है। कॉन्ड्रियोटिन लवण के कारण होता है। ये कॉन्ड्रियोटिन देखिए इसमें कई बार पूछ ली जाती है, प्रोटीन पूछ ली जाती है, तो वो कॉन्ड्रिन प्रोटीन होती है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन। तो कॉन्ड्रियोटिन लवण के कारण होता है, संपीड़न का प्रतिरोध करता है। जैसे इस चीज को, हमारी नोज को हम दबाते हैं तो वापस ही उसी स्थिति में आ जाती है, तो संपीड़न का विरोध करती है, क्योंकि हमारी नोज इसी उपास्थि से ही बनी होती है। उपास्थि कोशिका या कॉन्ड्रियोसाइट है, इनके द्वारा स्रावित मैट्रिक्स के भीतर छोटी छोटी गुहाओं में बंद रहते हैं। ये जो बीच बीच में आपको सेल्स देख रहे हैं ना, ये सेल्स है, ये कोशिकाएं होती है जिन्हें हम कॉन्ड्रियोसाइट कह देते हैं। और ये कोशिकाएं हैं बाहर की ओर मैट्रिक्स का स्रावण करती है इन सेल्स के द्वारा ही, जिसके अंदर ये बंद रहती है। और ये जो मैट्रिक्स होती है इसमें कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं। कशेरुक भ्रूणों में अधिकांश उपास्थि का स्थान वैश्यकोमिक हड्डियों द्वारा ले जाती है। जब हम कशेरुकियों के अंदर एम्ब्रियो की भ्रूणी अवस्था की बात करें तो उसमें जो उपास्थि पाई जाती है वो सभी बाद में जब वैश्य की स्थिति में बदलता है वो भ्रूण, तो उसमें उसके उपास्थि के स्थान पर हड्डियां ले लेती है। एग्जाम्पल याद रख लेना, वयस्कों में नाक का जो नोज वाला टिप वाला जो भाग है नोक, ये बाहरी कान जिसे हम पिन्ना कहते हैं, ये कशेरुक स्तंभ के बीच के जोड़
ठीक है, अंगों और हाथों के अंदर जो उपास्थि है ये पाई जाती है। तो ये उदाहरण आप याद रख लेना, ये स्ट्रक्चर होती है इसकी उपास्थि की, कार्टिलेज की। अब बात कर लेते हैं बोन की, यानी कि हड्डी की, अस्थि की। इसमें कैल्शियम, लवण और कोलेजन फाइबर से भरपूर कठोर गैर लचीला मैट्रिक्स होता है। वेरी वेरी, दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा। इसमें कैल्शियम, लवण और कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं, और जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं इनमें जो मैट्रिक्स होता है वो कठोर और गैर लचीला, मतलब लचीलापन इनमें नहीं होता है। ये अस्थि को मजबूती प्रदान करता है। अस्थि कोशिकाएं जिन्हें हम ओस्टियोसाइट कहते हैं, इसमें अगर प्रोटीन पूछ ली तो कौन सी हो जाएगी? ओसिन प्रोटीन होती है, ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। तो अस्थि कोशिकाएं ओस्टियोसाइट, जिन्हें हम अस्थि कोशिकाओं क्या कहते हैं? ओस्टियोसाइट, लेकुले नामक स्थानों में देखी जा सकती है। ये जो बीच में आप देख रहे हैं ना, ये जो स्थान है ये बीच का, ये लेकुने कहलाता है। ये बीच में जो सेल्स होती है इन्हें हम ओस्टियोसाइट या बोन सेल्स कह देते हैं। तो ये लेकुने नामक जो स्थान है वहां पर देखी जा सकती है। कार्य क्या होता है? ये शरीर को संरचनात्मक ढांचा प्रदान करने का काम करते हैं। कोमल ऊतकों, अंगों को सहारा और सुरक्षा प्रदान करते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिब केज पाया जाता है, चारों ओर हड्डियां जो होती है हमारे कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। अंगों की, अगर हमारे शरीर में हड्डियां नहीं होती ना तो ये मांस का लोदा ऐसा कैसा पड़ जाता है। तो ये हड्डियां इसको एक तो सहारा प्रदान करती है और सुरक्षा प्रदान करती है। अंगों की हड्डियां वजन वहन करने का कार्य करती है, चलन और गतिविधियों में भाग लेती, चलने में भी हमें सहायता करती है। रक्त कोशिकाओं का निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होता है। इन हड्डियों की जो मैट्रिक्स होता है उसमें अस्थि मज्जा या बोन मेरो पाया जाता है। उन बोन मेरो में ही ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन है वो उन्हीं में होता है। तो याद रह जाएगा ये आपकी अस्थि हो जाएगी। तीसरा विशिष्ट ऊतक के अंदर आता है आपका रक्त, यानी कि ब्लड। यह एक तरल संयोजी ऊतक होता है जिसमें प्लाज्मा, रक्त कोशिकाओं की हम बात करें तो रक्त कोशिका में एक तो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं, और एक होती है आपकी सफेद डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं, और एक प्लेटलेट्स होती हैं। तो तरल संयोजी ऊतक में प्लाज्मा, लाल रक्त कणिकाएं, सफेद रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स होती हैं, और ये विभिन्न पदार्थों का संचरण में सहायता करती है। अपशिष्ट पदार्थ, हार्मोन्स, इसके अलावा और केमिकल सब्सटेंस होते हैं, इसके अलावा भोजन है, इन सभी का पूरे बॉडी में संचरण करने का काम ब्लड के द्वारा ही किया जाता है। तो ये आपका यहाँ पर जो दूसरे प्रकार का टिश्यू है वो कंप्लीट होता है, कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा प्रकार आता है मस्क्यूलर टिश्यू, यानी कि पेशीय ऊतक। कई मांसपेशीय तंतुओं, मांसपेशियों की कोशिकाओं से बनी होती है। मांसपेशीय तंतु हैं, ये मांसपेशियों की जो सेल्स होती हैं, मसल्स की, उन सेल्स के द्वारा निर्मित होती हैं। मांसपेशीय फाइबर असंख्य महीन मायोफाइब्रिल से बने होते हैं। ये मायोफाइब्रिल क्या होते हैं? ये मसल्स की एक संरचनात्मक इकाई होती है। अब इसकी बात करेंगे हम मस्कुलर टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे तब। यहाँ पर सिर्फ थोड़ा ब्रीफली देख लेना। मांसपेशी तंतु सिकुड़ सकते हैं, छोटे हो सकते हैं और शिथिल हो सकते हैं, लंबे हो सकते हैं, जिसके कारण आगे की ओर हम मूवमेंट कर सकते हैं। मांसपेशियां चलन और गति में सहायता करते हैं, भाग लेते हैं। मांसपेशियां 3 प्रकार की होती है, एक तो कंकाली यानी स्केलेटल मांसपेशी है, मसल्स है, या चिकनी स्मूथ मसल्स है, और एक हृदय पेशी यानी कार्डियक मसल्स है। तो ये 3 प्रकार की होती है मस्कुलर टिश्यू के अंदर। जो मांसपेशी है, कंकाली, चिकनी और हृदय। अब एक एक करके तीनों के बारे में देख लेते हैं। ये देखिए, पहली जो आप देख सकते हैं ये स्केलेटल स्ट्रेटेड मसल्स होती है, इसमें धारियां पाई जाती है। ठीक है, ये स्ट्रेटेड मसल्स, कंकाल पेशी। ठीक है, ये जो होती है, जो तर्करूपी होती है, ये आपकी स्मूथ मसल्स होती है, स्मूथ मसल्स, चिकनी पेशी जो होती है। और ये जो होती है ये आपकी ये कार्डियक पेशी होती है, हृदय पेशी होती है, हृदय पेशी। ठीक है, याद रह जाए। पहले हम कंकाल पेशी की बात कर लेते हैं। कंकाल या धारीदार या स्वैच्छिक मांसपेशी, अंग्रेजी में स्केलेटन स्ट्रेटेड वॉलेंटरी मसल्स इन्हें कहते हैं। तो ये हड्डियों से जुड़े होते हैं, जैसे कि बाइसेप्स। ये देखिए यहाँ पर ये हड्डी के साथ में जुड़ी होती है। मांसपेशियों के तंतुओं में धारियां पाई जाती है। ऐसे ये जो धारी देख रही है ना, इससे ये मांसपेशियों के तंतुओं में धारियां देखने को मिलती है। मांसपेशियों के तंतु समानांतर तरीके से एक साथ बंधे होते हैं, ऐसे बंडल्स पाए जाते हैं। कठोर संयोजी ऊतक का एक आवरण मांसपेशी फाइबर के कई बंडलों को घेरता है। कठोर आवरण पाया जाता है इन सभी के चारों ओर। ठीक है, तो इनकी हम डिटेल से बात करेंगे जब हम मस्कुलर टिश्यू पढ़ेंगे। सिर्फ जितना आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है सिर्फ उतना ही बता रहा हूं।
इससे बाहर आपको जाने की आवश्यकता भी नहीं है, वहां पे हम उसको डिटेल से बात कर लेंगे। स्ट्रक्चर हमने इनकी बता दिया आपको। सेकंड है चिकनी या बिना धारीदार मांसपेशी, स्मूथ या नॉन स्ट्रेटेड या विसरल मसल्स, इनके ऊपर धारियां नहीं होती है और अनैच्छिक मांसपेशी होती है। ये अनैच्छिक और ऐच्छिक से आप क्या समझते हैं? अनैच्छिक का मतलब होता है जिसके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, ऐच्छिक का मतलब जिन पे हमारा नियंत्रण होता है, ये अनैच्छिक होती है, ठीक है। और अभी हमने पीछे पढ़ी ये कौन सी होती है? ये आपकी स्वैच्छिक यानी कि ऐच्छिक होती है, जिन पे हम नियंत्रण कर सकते हैं, कंकाल पेशी पे। चिकनी पेशियों पे नियंत्रण नहीं करते, इस कारण ये अनैच्छिक और तर्करूपी होती है। फाइबर दोनों सिरों पर सिकुड़ते या नुकीली होती है, इस प्रकार की होती है, ठीक है। इसमें बीच में केंद्र होता है। कोई धारी या रेखांकन नहीं पाया जाता, इन पे कोई भी रेखांकन नहीं होता, धारी नहीं पाई जाती है। कोशिका जंक्शन उन्हें एक साथ रखते हैं, मतलब जोड़ने का, आगे से आगे जोड़ने का काम करते हैं। जंक्शन जो सेल जंक्शन का काम करते हैं, आपस में जोड़ने का। ये एक संयोजी उत्तक आवरण से एक साथ में बंधे होते हैं। रक्त वाहिकाओं, पेट या आंत जैसे आंतरिक अंगों की भित्ति है, वो उनका निर्माण इन्हीं के द्वारा होता है, चिकनी मांसपेशियों के द्वारा। ब्लड वेसल्स और आंत या अब्डोमेन के अंदर जो नलिका या आंतरिक पार्ट होता है, उनका निर्माण इसी चिकनी पेशी से होता है। अब बात करते हैं हृदय की मांसपेशी, कार्डियक मसल्स। ये आपके हृदय में पाई जाती है, अनैच्छिक होती है और धारीदार होती है। अनैच्छिक मांसपेशियां होती हैं और ये हृदय में देखी जा सकती है। कोशिका जंक्शन, हृदय की मांसपेशी कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्लियों को जोड़ती हैं। ये बीच में जंक्शंस पाए जाते हैं जो इनको जोड़ने का काम करते हैं, उनको एक साथ चिपका देते हैं, ठीक है। कुछ संलयन बिंदुओं पर संचार जंक्शन, इंटरकलेटेड डिस्क, ये जो बीच बीच में आप देख सकते हैं ना, ये इंटरकलेटेड डिस्क होते हैं, इंटरकलेटेड डिस्क। कोशिकाओं को एक इकाई के रूप में कॉन्ट्रैक्ट, संकुचित करने की अनुमति देती है। बीच बीच में पाए जाते हैं, ये आपस में कोशिकाओं को जोड़ करके उनको कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। यानी कि जब एक सेल कॉन्ट्रैक्ट होती है, जब ये सेल कॉन्ट्रैक्ट होती है, ये अपने आप ही हो जाएगी, आगे वाली अपने आप ही हो जाएगी। जब एक सेल कॉन्ट्रैक्ट के लिए संकेत प्राप्त करती है तो अन्य कोशिकाएं भी संकुचित हो जाती है। तो ये होती है हृदय की मांसपेशी। तो ये हमारा जो तीसरा मस्कुलर टिश्यू है वो कंप्लीट होता है। अब जो है न्यूरल टिश्यू की हम बात कर लेते हैं। तंत्रिका उत्तक, न्यूरॉन्स तंत्रिका तंत्र की इकाई से बना होता है। तंत्रिका तंत्र जो होता है, तंत्रिका तंत्र, इसकी जो संरचनात्मक इकाई की हम बात करें तो उसे या तो हम तंत्रिका कोशिका कह देते हैं या न्यूरॉन्स कह देते हैं, ठीक है। तो न्यूरॉन्स जो होती है तंत्रिका कोशिका इकाई है, जिसी के द्वारा ये बने होते हैं। शरीर के नियंत्रण और समन्वय के लिए मुख्य रूप से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। न्यूरॉन्स उत्तेजित कोशिकाएं हैं जो आवेगों को ले जाती हैं, लेकर के आने का काम करती हैं। न्यूरॉन्स जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, ये न्यूरोग्लियल कोशिकाओं द्वारा सुरक्षित और समर्पित यानी कि सपोर्टेड होती है। न्यूरोग्लिया तंत्रिका उत्तक के आधे से अधिक मात्रा का निर्माण करते हैं। न्यूरोग्लिया यानी तंत्रिका उत्तक का कंप्लीटली हम बात करें लगभग 50% से भी अधिक निर्माण इन तंत्रिका कोशिकाओं से होता है। ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इनकी जो संरचना होती है वो इस प्रकार की होती है। ये इस प्रकार की होती है, बीच में बॉडी, ये स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलती है, जिसमें देखिए ये वाला जो पार्ट है ये डेंड्राइट्स कहलाता है। यहाँ पे कहाँ है? ये डेंड्राइट्स, ये वाला, ठीक है। ये डेंड्राइट्स बीच में है, ये आपका बॉडी हो जाएगा सोमा, ये सेल बॉडी लिखा हुआ, ये बीच वाला, ठीक है। और ये जो होता है ये एक्सोन होता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ एक्सोन, ठीक है। और इसमें जगह जगह पे क्या होते हैं? न्यूरोग्लिया पाए जाते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, इसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे, अलग से आपके लिए एनसीईआरटी में दे रखा। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? देखिए ये मैं आपको बता चुका हूं कि बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के उत्तक बनाती है, यानी कि सेल्स मिलकर के टिश्यू बनाती हैं। टिश्यू है वो बहुत सारे मिलकर ऑर्गन या अंग का निर्माण करते हैं। ऑर्गन या अंग मिलकर के अंग तंत्र या ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। ये फिर कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, इस प्रकार से इनका सीक्वेंस होता है। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि बेहतर समन्वित क्रियाओं के लिए, अच्छे से कार्य कर सके, इसके लिए जरूरी होता है। एक अंग या एक अंग एक या एक से अधिक प्रकार के उत्तकों से बना होता है। जैसे कि हृदय के अंदर, हृदय में उपकला उत्तक पाया जाता है, संयोजी उत्तक भी होता है, पेशी उत्तक भी होता है और तंत्रिका उत्तक भी होता है। तो एक या एक से अधिक उत्तकों से मिलकर के बना होता है जब अंग की बात करें तो, ठीक है। तो ये ध्यान में रह जाएगा, कुछ ज्यादा है नहीं, ये थोड़ा सा ही दे रखा है। अब देखिए ये तो आपका फर्स्ट पार्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है।
मेन जो हमारा पार्ट अब की बार जो आपके सिलेबस में ऐड किया गया है और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है मेंढक की मॉर्फोलॉजी ऑफ एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग, यानी कि मेंढक की आकारिकी और शारीरिकी, उसकी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी किस प्रकार की है मेंढक। तो मेंढक के बारे में कंप्लीट हमें यहाँ पे अध्ययन करना, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से पढ़ने हैं। तो आप देखिए, अगर सीधा ही आप ना मेंढक के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो इसको स्किप कर देना, शुरुआत का निकाल करके आप ये देख सकते हैं, क्योंकि मेन आपको फोकस इस पार्ट पे जरूर करना। पहले इसकी हम बात कर लेते हैं, सिस्टमैटिक पोजीशन क्या होती है। सिस्टमैटिक पोजीशन देखिए, आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको एनिमल किंगडम बहुत ही शानदार तरीके से याद करवाया था, एनिमल किंगडम बहुत ही अच्छे तरीके से याद करवाया था। तो इसमें जो फाइलम होता है वो आपका कोर्डेटा हो जाएगा, ठीक है। क्लास वो एम्फीबिया हो जाएगी, हिंदी में बात करें तो उभयचर, ठीक है। अगर बीच में पूछ ले आपका सब फाइलम क्या होता है, सब फाइलम पूछ ले, सब फाइलम पूछ ले, कहां पे लिखूं, कहां पे, यहां पे लिख देता हूं, सब फाइलम पूछ ले तो क्या लिखेंगे, सब फाइलम आपका हो जाएगा वर्टिब्रेटा, ठीक है, याद रह जाएगा वर्टिब्रेटा, ठीक है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा। क्लास आपकी एम्फीबिया या उभयचर हो जाएगी, जिनस आपका राना है और स्पीसीज टिग्रीना, और राना टिग्रीना जो कि भारत में पाया जाने वाला जो मुख्य मेंढक है सामान्य, इसी के बारे में यहाँ पर हमें अध्ययन करना है। तो ये इनका सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन देख लेना। राना टिग्रीना, ये राना लिख दिया मैंने, राना टिग्रीना भारत में सबसे सामान्यतः पाई जाने वाली प्रजाति है। ये पोइकिलोथर्मस होते हैं, ठंडे खून वाले होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज। मैंने आपको अच्छे से, जब मैंने एनिमल किंगडम को समझाया था ना, तो उस समय अच्छे से आपको बताई थी। पोइकिलोथर्मस या ठंडे खून का मतलब होता है कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड, या हिंदी में कहते हैं असमतापी, असमतापी। पोइकिलोथर्मस जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, कोल्ड ब्लडेड लिखा हुआ है, असमतापी याद रख लेना। इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमारी हम बात करें तो हम वार्म ब्लडेड होते हैं, जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन मेंढक वगैरह जो होते हैं, जो एम्फीबियंस होते हैं, उनमें ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जैसे अगर बाहर का वातावरण का टेम्परेचर आपके 17 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, 17 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। बाहर का 50 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। कहने का मतलब जो वातावरण के अनुसार अपने आप को बदल लेते हैं, ये असमतापी होते हैं, उनका ताप सम्मान नहीं रहता है, फिक्स नहीं रहता है, जितना वातावरण का होता है उसी के अनुसार बदल लेते हैं। कौन कौन सा होता है ये फाइलम याद रखने आपको क्लास, एक तो एम्फीबिया याद रख लेना, पीसीज याद रख लेना, और एक आपको रेप्टाइल्स, 3 याद रखने हैं। तीनों का टेम्परेचर की बात करें तो ये तीनों ही कोल्ड ब्लडेड होते हैं। एवीज और मेमल्स जो होते हैं ये आपके वार्म ब्लडेड, ये अपने दुश्मनों से छिपाने के लिए, दुश्मनों से छिपने के लिए क्या करते हैं, रंग बदल सकते हैं, जिसे हम छलावरण या कॉम्फ्लेज भी कह देते हैं, ठीक है। अपने आप को बचाने के लिए अपनी रंग में परिवर्तन कर लेते हैं। इसे इस सुरक्षात्मक रंगाई को हम मिमिक्री कहते हैं। जो ये रंग परिवर्तन कहते हैं, इस क्रिया को हम मिमिक्री कह देते हैं, ठीक है। गर्मियों और सर्दियों के दौरान उन्हें अत्यधिक गर्मी और ठंड से बचाने के लिए क्रमशः एस्टिवेशन, ग्रीष्मकालीन नींद, और हाइबरनेशन, शीतकालीन नींद से गुजरना पड़ता है। तो अत्यधिक ना तो गर्मी सहन कर सकते हैं मेंढक, और ना ही अत्यधिक सर्दी सहन करते हैं। तो अगर अत्यधिक गर्मी की बात करें तो अत्यधिक गर्मी से बचने के लिए ये क्या करते हैं, एस्टिवेशन स्थिति में, ग्रीष्मकालीन नींद की स्थिति में चले जाते हैं। जब अत्यधिक ठंड पड़ती है तो ये हाइबरनेशन कंडीशन में चले जाते हैं, शीतकालीन नींद में चले जाते हैं। तो याद रख लेना, अत्यधिक गर्मी के लिए अपने आप को क्या करते हैं, ग्रीष्मकालीन नींद या एस्टिवेशन, और अत्यधिक ठंड के लिए हाइबरनेशन या शीतकालीन नींद से गुजरना पड़ता है। मेंढक की आकार की हम बात करते हैं। इनका शरीर जो होता है सिर और धड़ में बटा होता है, हेड और ट्रंक, हेड और सिर और धड़ में विभाजित होता है, ठीक है। ये हेड हो गया, पीछे वाला धड़ हो गया। गर्दन और पूंछ इनमें नहीं पाई जाती, ना तो गर्दन होती है और पूंछ इनमें नहीं पाई जाती, कुछ ऐसे होती हैं अपवाद, उनमें देखने को मिल सकती है। श्लेष्मा के कारण त्वचा जो होती है इनकी नम, चिकनी और फिसलन भरी होती है। इनकी जो त्वचा होती है, इनके ऊपर श्लेष्मा पाया जाता है। इनकी स्ट्रक्चर भी ऐड की इसमें देख सकते हैं आप।
त्वचा जो होती है इनकी नम होती है और श्लेष्मा पाया जाता है, जिसके कारण ये फिसलन भरी होती है, चिकनी होती है। पृष्ठीय भाग का रंग गहरे अनियमित धब्बों के साथ जैतून हरा हो सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये एक स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन कलर का होता है, बीच में धब्बे आपको नजर आ रहे हैं। तो पृष्ठीय भाग जो होता है ये गहरे अनियमित धब्बों के साथ जैतूनी हरा होता है, और जो उदर का भाग जो होता है ये हल्का पीला होता है। ये जो भाग होता है उदर वाला आगे का अधरीय भाग ये पीले रंग का होता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, देखिए पीले रंग का आपको नजर आ रहा होगा। मेंढक कभी भी पानी नहीं पीता। ये देखिए एक नई बात हमें पता चली है कि मेंढक कभी भी पानी नहीं पीता, बल्कि ये क्या करता है, त्वचा के माध्यम से पानी को सोख लेता है, अब्जॉर्ब करता है। त्वचा के माध्यम से पानी को अब्जॉर्ब करता है। एक मुंह होता है, इनमें जोड़ीदार नासिकाएं, उभरी हुई आंखें, निकेटेटिन झिल्ली से ढकी हुई वो पाई जाती है। ये देखिए निकेटेटिन झिल्ली क्या होती है, आप मेंढक देखते हैं उसके ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है, आप देख सकते हैं जो आपको लाइट कलर में नजर आ रही है, ये निकेटेटिन झिल्ली है। इस वाले स्ट्रक्चर में देख सकते हैं ये आइज है, इसके बाहर की ओर आपको येलो कलर में नजर आ रही है ना, ये निकेटेटिन झिल्ली है। तो ये निकेटेटिन झिल्ली इनकी आंख में देखने को मिलती है। एक मुख होता है और जोड़ीदार नासिकाएं, आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों तरफ नासिकाएं होती हैं, उभरी हुई आंखें होती हैं, और आंखों में निकेटेटिन झिल्ली पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। आंखों के दोनों ओर एक झिल्लीदार टिम्पेनम यानी कि कान पाए जाते हैं। आंखों के दोनों ओर टिम्पेनम, टिम्पेनम एक झिल्ली क्या होते हैं, कान पाए जाते हैं। ये आंतरिक कर्ण होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन यहाँ पर आंख के दोनों ओर, एक इस साइड में एक इस साइड में, दोनों ओर एक झिल्लीदार टिम्पेनम कान है वो देखने को मिलते हैं। टिम्पेनम झिल्ली पाई जाती है जिसके कारण ये सुन सकते हैं, उसे हम कान ही कहते हैं, ठीक है। तो बाह्य कर्ण इनमें नहीं पाया जाता, सिर्फ अंतःकरण का याद रखें। इनके हम अग्रपाद की हम बात करें तो अग्रपाद में 4 अंक यानी कि 4 डिजिट में अंगुलियां पाई जाती है, 4 ही अंगुलियां पाई जाती है इनके अग्रपाद। ये फोरलिम्ब है, ठीक है, और इसमें 4, एक यहाँ पे अंदर ढकी हुई है, 4 पाए जाती है। ये बना देता हूँ, देखिए 1 2 3 और ये हो गई 4। तो 4 अंगुलियां देखने को मिलती है अग्रपाद में, जबकि पश्चपाद में 5 अंगुलियां होती है। ये जो पश्चपाद है इसमें एक ये हो गई, एक ये 2 3 4 और 5। जो हाइंड लिम्ब या पश्चपाद होता है उसमें 5 अंगुलियां पाई जाती है। अग्रपाद और पश्चपाद काम क्या करते हैं, देखिए तैरने में सहायता करते हैं, चलने में सहायता करते हैं, उछल कूद करने में, छलांग लगाने में सहायता करते हैं, बिल खोदने में सहायता करते हैं, ठीक है। पश्चपाद अगले अंग की तुलना में बड़े और मांसल होते हैं। पीछे वाले पाद हैं ये आगे वाले की तुलना में बड़े होते हैं, आगे वाले पैरों से पीछे वाले पैर बड़े होते हैं और मांसल मोटे भी होते हैं। पैरों में जाल नुमा अंग पाया जाता है। ये जो अंगुली होती है ना आपस में जुड़ी हुई होती है, जाल देखने को इसमें आप देख सकते हैं। ये देखिए ये बीच में आप जाल देख सकते हैं, ये जाल नुमा है वो पाया जाता है अंगुलियों के बीच में, जो तैरने में मदद करते हैं। ये जो बीच में आप ये जो अंगुलियां पाई जाती है, देखिए यहाँ पे बना करके दिखा देता हूँ आपको, इनके बीच में यहाँ पर क्या होता है, जाल पाया जाता है। ये क्या करते हैं, तैरने में मदद करते हैं। मेंढक लैंगिक द्विरूपता प्रदर्शित करता है, मतलब हम नर और मादा दोनों को अलग से पहचान कर सकते हैं। नर मेंढकों में ध्वनि पैदा करने की स्वर थैली वोकल सैक वो पाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मादा के अंदर नहीं पाया जाता, ये नर में पाया जाता है। और नर में जो ध्वनि पैदा करने वाले जो स्वर थैली है वो वोकल सैक वो देखने को मिलता है। आप देखते हैं टर टर की आवाज निकालते हैं, तो केवल नर मेंढक है वो ही निकालते हैं। तो इसी कारण उनमें हम मेंढकों में द्विरूपता देख सकते हैं, डायमॉर्फिज्म। अगले अंगों के पहले अंक में, अगले अंग की जो पहले अंक हैं या डिजिट है, उनमें एक मैथुन संबंधी कोपुलेटरी, मैथुन या संभोग करने के लिए पैड भी पाया जाता है। मैथुन संबंधी पैड है वो पाया जाता है, कोपुलेटरी पैड या मैथुन अंग पाया जाता है, जो मादा मेंढकों में नहीं पाया जाता। मादा मेंढक में नहीं होता है। जो अगला पैर होता है फोरलिम्स, इसके जो पहला अंक होता है, पहली डिजिट होती है, उस पहली डिजिट के अंदर मैथुन संबंधी या कोपुलेटरी ऑर्गन है वो पाया जाता है, ठीक है, जो कि मादा के अंदर नहीं पाया जाता। आगे देखिए, अब बात करते हैं मेंढक की शारीरिकी। ये तो मॉर्फोलॉजी की हमने बात कर ली। अब शारीरिकी के अंदर हम पहले बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र की। पाचन तंत्र के अंदर आहार नाल और पाचक ग्रंथियां पाई जाती है।
आहार नाल, एलिमेंट्री केनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है, उनसे मिलकर इनका पाचन तंत्र बना होता है। आहार नाल इनकी छोटी होती है, आप देख सकते हैं छोटा सा ही होता है, तो यहाँ से शुरू होकर के यहाँ पर ये छोटी सी होती है, क्योंकि मेंढक क्या होता है, मांसाहारी जीव होता है। अतः आंत की लंबाई है वो बहुत ही कम होती है, छोटी होती है। देख सकते हैं ये स्टोमक है, यहाँ से आंत की लंबाई बहुत कम होती है। इनका एक मार्ग बनता है, वो देखिए सबसे पहले देखिए मुख से शुरू होता है, मुख, माउथ, माउथ के बाद में माउथ केविटी, ये जो होती है माउथ केविटी, या जिसे हम बक्कल केविटी कह देते हैं, मुख गुहा। मुख गुहा के बाद में भोजन आपका जाता है गर्सनी के अंदर, ये गर्सनी हो जाएगी, फेरिंग्स, फेरिंग्स गर्सनी, गर्सनी से ग्रास नली यानी कि ईसोफेगस में जाता है, ग्रास नली के अंदर। ग्रास नली के बाद में जाता है ये पेट यानी कि स्टोमक के अंदर, आमाशय के अंदर जाता है। आमाशय से फिर ये जो कुंडलित नलिका है आंत या इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, इंटेस्टाइन से मलाशय के अंदर रेक्टम में, और रेक्टम से फिर ये क्लोइका के माध्यम से क्या कर लिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। दोबारा से इसका जो ये बात है ना, ये याद रख लेना, माउथ, इसके बाद में बक्कल केविटी, बक्कल केविटी से फेरिंग्स, फेरिंग्स से इसोफेगस, इसोफेगस से स्टोमक, स्टोमक से इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से रेक्टम, रेक्टम से क्लोइका द्वारा अपचित भोजन बाहर निकाल दिया जाता है। लीवर पित्त का श्रावण करती है, लीवर जो होती है यकृत ग्रंथि, वो क्या करती है, बाइल जूस या पित्त का श्रावण करती है, जो पित्ताशय में जमा, जैसे हमारे अंदर भी क्या होता है, पित्ताशय में जमा होता है, गाल ब्लैडर में स्टोरेज होता है, तो उसी प्रकार से इनमें भी पित्ताशय में जमा होता है। अग्नाशय जो होता है ये पाचक एंजाइम युक्त अग्नाशय रस का श्रावण करता है, जैसे हमारे अंदर अग्नाशय रस का श्रावण होता है, उसी प्रकार से इनमें किया जाता है अग्नाशय रस का श्रावण। भोजन को द्विपालित जीभ द्वारा ग्रहण किया जाता है। आपने मेंढक जब जीभ निकालते हैं आपने देखा होगा, ऐसे द्विपालित जीभ होती है, सांप, मेर, इनमें क्या होती है, द्विपालित जीभ होती है, जिसके द्वारा यह भोजन ग्रहण किया जाता है। ये देखिए यहां पर ये पूरी चीजें आप देख सकते हैं, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कि फ्रॉग में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको रिप्रेजेंट कर। ये देखिए यहां से स्टार्ट होता है इसोफेगस, इसोफेगस के बाद में यहाँ ये लीवर आपको जो कलरफुल नजर आ रही है ना, ये लीवर है। सभी ऑर्गन आपको बता देंगे, ये हार्ट हो जाएगा, जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे ना तो उस समय इसकी बात कर लेंगे, है ना। तो एक बार हम इसकी बात कर लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। ये इसोफेगस है, इसोफेगस के बाद में ये यहाँ से फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद में सॉरी पहले आता फेरिंग्स, फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद में इसोफेगस, और इसोफेगस के यहाँ से होता हुआ यहाँ स्टोमक, ये वाला भाग है स्टोमक, आमाशय। स्टोमक से फिर ये चला जाता है, ये आपकी जो कुंडलित नलिका नजर आ रही है ना, ये ऐसे ये आपकी इंटेस्टाइन हो जाएगी, छोटी आंत हो जाएगी। छोटी आंत के बाद में ये चला जाता है, ये वाला जो भाग है, ये फूला हुआ भाग, ये रेक्टम कहलाता है। और रेक्टम के बाद में ये जो ओपनिंग है इसे हम क्लोइका, क्लोइकल अपर्चर कह देते हैं, क्लोइका ओपनिंग, क्लोइका के द्वारा खुल जाता है, ये क्लोइका है, यहाँ पर याद रह जाएगा। और ये देखिए ये जो संरचना आपको नजर आ रही है, जो एक फूल की जैसी, इसे हम यूरिनरी ब्लैडर कह देते हैं, बस ठीक है, याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से हम डाइजेस्टिव सिस्टम को समझ लिया है, ठीक है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम इसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम, क्लोइका, क्लोइका अपर्चर, ठीक। इसी के माध्यम से हम ब्लड सर्कुलेशन को समझ लेंगे, और इसी के माध्यम से एक्सक्रीटरी सिस्टम को समझ लेंगे, ठीक है। अब आगे हम पाचन से थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से पाचन होता है। गैस्ट्रिक जूस जो कि आमाशय के द्वारा सिक्रेट होता है, गैस्ट्रिक भित्ति से स्रावित होने वाला जो HCl होता है, ये क्या करते हैं, भोजन का पाचन करते हैं। हमारे अंदर भी HCl का पाचन श्रावण होता है, इनमें भी होता है। आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन है जिसे हम कायम कहते हैं, ये पेट से फिर ग्रहणी में चला जाता है। पेट से ग्रहणी में चला जाता है, जो आपकी इंटेस्टाइन होती है ना उसमें चला जाता है। डुडोनम, डुडोनम को ग्रहणी कहते हैं। तो डुडोनम एक सामान्य पित्त नली के माध्यम से पित्त और अग्नाशय रस प्राप्त करता है, जो डुडोनम होता है, डुडोनम। डुडोनम जो छोटी आंत का एक भाग होता है, इस ये क्या करता है, पित्त रस प्राप्त करता है, और साथ में अग्नाशय रस जो होता है, अग्नाशय रस वो भी प्राप्त करता है। ये दोनों इस डुडोनम वाले पार्ट में आते हैं और भोजन से मिल जाते हैं। पित्त रस क्या करता है, पित्त वसा का पायसीकरण करता है। जो बड़ी बड़ी गोलिकाएं होती हैं, ऐसी बड़ी बड़ी गोलिकाएं, इनको छोटी छोटी गोलिकाओं में बदल दिया। अग्नाशय रस जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पाचन है वो अग्नाशय रस के द्वारा होता है, इसी छोटी आंत के अंदर। और पाचन है ये आंत में पूरा हो जाता है, जो इंटेस्टाइन होती है,
उसके अंदर पूरा हो जाता है। आंत में अंगुली जैसी विली और माइक्रो विली है, वो पचे हुए भोजन को अवशोषित करती है। जैसे हमारे अंदर पाए जाते हैं ना आंत के अंदर जो उत्कला उत्तक हमें देखने को मिलता है, जिसके अंदर क्या होती है, विली, सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, भोजन की अवशोषणीय सतह को बढ़ा देते हैं, जिसका कारण जो पचित भोजन होता है उसका अवशोषण कर लिया जाता है। अपचित जो ठोस अपशिष्ट है वो मलाशय से रेक्टम में चला जाता है और क्लोएका के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपका ये पाचन होता है, याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर ईसोफेगस से आपका स्टोमक में आता है। स्टोमक में एक तो आपका गैस्ट्रिक जूस है वो सिक्रेट होता है जिसके द्वारा पाचन होता है, और एक आपका एचसीएल है इसके द्वारा पाचन होता है। फिर ये इंटेस्टाइन में आ जाता है। ये जो इंटेस्टाइन है ये इस लीवर से क्या करती है, लीवर से पित्रस प्राप्त करती है, पित्रस प्राप्त करती है, और पित्रस के साथ में ये अग्नाशय रस प्राप्त करती है। पित्रस जो होता है ये पायसीकरण करता है वसा का, और अग्नाशय रस है ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का पाचन करता है। पचित भोजन, इस इंटेस्टाइन के अंदर क्या होते हैं, सूक्ष्मांकुर युक्त कोशिकाएं पाए जाते हैं जो पचित भोजन का अवशोषण कर लेती है, और अपचित भोजन इस रेक्टम में डाल दिया जाता है। रेक्टम फिर क्लोएका, क्लोएका के बाद में अपचित भोजन को बाहर निकाल दिया जाता है। ये आपका होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र की हम बात करते हैं तो इसकी हम पहले ही बात कर चुके हैं कि श्वसन के लिए इसमें कोई विशेष ऑर्गन नहीं होता है। अलग अलग प्रकार से इनमें श्वसन देखने को मिलता है, क्योंकि ये भूमि पर भी पाए जाते हैं और जल में भी पाए जाते हैं, इसी कारण तो उभयचर कह देते हैं। तो त्वचा जलीय श्वसन अंग, त्वचा जो होता है ये जलीय श्वसन अंग के रूप में कार्य करता है त्वचा। तो इस त्वचा के द्वारा होने वाले श्वसन को हम त्वचीय श्वसन या क्यूटिनस श्वसन कहा जाता है। क्यूटिनस श्वसन इसे हम कह देते हैं, रेस्पिरेशन कह देते हैं, त्वचा के द्वारा श्वसन करते हैं। पानी में घुली ऑक्सीजन का त्वचा के माध्यम से विसरण द्वारा आदान प्रदान होता है। ये जो त्वचा होती है इसी के माध्यम से विसरण होता है। यहाँ पर हमने देखी थी ना इसकी स्ट्रक्चर, ये त्वचा के माध्यम से क्या करती हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं और CO2 छोड़ देते हैं जो पानी में घुली हुई होती है। इसके बाद में देखिए एस्टिवेशन और हाइबरनेशन के दौरान श्वसन है वो त्वचा के माध्यम से होता है। जब एस्टिवेशन, जब क्या होता है, ग्रीष्मकालीन जब नींद की अवस्था होती है, और हाइबरनेशन जब शीतकालीन नींद की अवस्था होती है, इन दोनों के दौरान क्या होता है, श्वसन त्वचा के द्वारा होता है, क्यूटिनस श्वसन देखने को मिलता है। भूमि पर मुख, गुहा, त्वचा और फेफड़े, जब ये भूमि पर रहता, जमीन पर रहता, तो मुख, गुहा, त्वचा और फेफड़े इनके द्वारा है श्वसन अंग के रूप में ये काम करते हैं। जब जमीन पर होता है, याद रख लेना, पक्कल कैविटी, मुख, गुहा, त्वचा और फेफड़े, ये तीनों ही अंग श्वसन के रूप में काम करते हैं। जब फेफड़ों के द्वारा श्वसन होता है तो उसे फुफ्फुसीय श्वसन या पल्मोनरी रेस्पिरेशन कह देते हैं। फेफड़े वक्ष में मौजूद लंबी गुलाबी रंग की थैली जैसी संरचनाओं की एक जोड़ी होती है। फेफड़े जो होती हैं, लंग्स जो होती हैं, ये वक्षीय भाग में पाए जाते हैं। लंबी गुलाबी रंग की थैली जैसी संरचनाएं की एक जोड़ी के रूप में हमें यहाँ पर लंग्स वो देखने को मिलते हैं, एक जोड़ी पाए जाते हैं। वायु नासिका छिद्रों से मुख, गुहा में और फिर फेफड़ों में प्रवेश करती है। ये बाहर की ओर मैंने बताया था ना, एक जोड़ी वायु नासिका होती है, ये आगे जाकर के फिर आपके फेफड़े जो होती हैं उसमें जाकर के प्रवेश कर जाते हैं मुख, गुहा से होते हुए। तो ये आपका श्वसन तंत्र हो जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये इसमें शायद ये नहीं रखा, ये रहा, ये देखिए लंग्स इसमें दिखा रखी है, ये रहे लंग्स। तो लंग्स एक जोड़ी होते हैं, लंबे होते हैं, याद रख जाए। रेस्पिरेशन सिस्टम के बाद में आता है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र। और मेंढक में परिसंचरण तंत्र हमारे जैसा ही होता है, बंद प्रकार का होता है, क्लोज टाइप होता है। इसमें रक्त सेवनी तंत्र, रक्त सेवनी तंत्र मतलब ब्लड है, सेवनी या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ये किस किस से मिलकर बना होता है। जैसे हार्ट पाया जाता है, इसमें ब्लड वाहिकाएं होती है, ब्लड वेसल्स होती है और साथ में ब्लड होता है। हार्ट, ब्लड वेसल्स और साथ में आपके ब्लड है वो पाया जाता है। इनसे मिलकर आपका सेवन तंत्र होता है। इसके साथ में इसमें लिम्फेटिक सिस्टम या लसिका तंत्र वो भी पाया जाता है। तो एक तो रक्त सेवनी तंत्र, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, और एक लसिका या लिम्फेटिक सिस्टम है। इनसे मिलकर आपका सर्कुलेटरी सिस्टम बना होता है मेंढक के अंदर। लसिका तंत्र में देखिए क्या होता है, लिम्फ होता है, लसिका चैनल होते हैं और साथ में लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं। ये लसिका तंत्र के अंदर देखने को मिलते हैं। हृदय जो होता है ये 3 कक्षीय होता है। 3 कक्ष कौन से होते हैं, देखिए 2 तो आलिंद होते हैं, 1 नीले होता है। और पेरिकार्डियम नामक झिल्ली के द्वारा हृदय वो चारों ओर से कवर किए हुए रहता है, ढका रहता है। साइनस वेनोसस नामक एक त्रिकोणीय संरचना है, वो दाहिने आलिंद से जुड़ती है। जो दायां, जैसे हम यहाँ पर आलिंद और नीले बनाए ना, ये मान लीजिए दाहिना आलिंद है,
ये देखिए यहाँ पर ये आपकी स्ट्रक्चर रही हार्ट की स्ट्रक्चर है, सर्कुलेटरी सिस्टम की स्ट्रक्चर एक बार समझ लेते। ये जो गाल ब्लेडर है ना, जो लीवर से ब्लड पित्रस प्राप्त करता है, ये गाल ब्लेडर कितना सुंदर सा नजर आ रहा है। देखिए ये तो आपका हार्ट हो गया जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट है। इसके बाद में हमने बात की थी ब्लड वेसल्स। ये जो आपको संरचना देख रहे हैं ना बीच में, ये तो किडनी है, ब्लड वेसल्स नहीं दिखाई, सिर्फ हार्ट दिखाया गया है, तो समझा देता हूं आपको ऐसे ही। देखिए ये 2 आलिंद हो गई और ये 1 नीले हो गया, ठीक है। इसमें देखिए साइनस वेनोसस नामक एक त्रिकोणीय संरचना, दाहिने आलिंद ये आपके राइट हो जाएंगे और ये लेफ्ट हो जाएगा। तो दाहिने आलिंद की त्रिकोणीय एक संरचना पाई जाती है जिसे हम साइनो वेनोसस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए इसको, दाहिने आलिंद से जुड़ती यह प्रमुख शिराओं यानी कि वेना कोवा के माध्यम से रक्त प्राप्त करती है। आपकी बॉडी है, बॉडी से जो वेना कोवा है, वेना कोवा इसके माध्यम से ये ब्लड है वो लेकर के आती है और इस साइनस वेनोसस में आता है, ठीक है। नीले हृदय के उदर भाग पर एक थैली जैसी संरचना होती है। उदर भाग पर जो पेट का पार्ट होता है ना, एब्डोमिनल पार्ट, वहां पर एक थैली जैसी संरचना होती है। थैली जैसी कोनस आर्टेरियोसिस में खुलता है, कोनस आर्टेरियोसिस में खुलता है, ये याद रख लेना। पेशीय हृदय से पंप किया गया रक्त धमनियों द्वारा शरीर के सभी भागों में ले जाया जाता है। जो धमनी तंत्र है, धमनियां मिलकर के धमनी तंत्र बनाती है, इसके माध्यम से जो पेशीय हृदय है ये क्या करता है, ब्लड को धमनियों में पंप करता है, जिसके माध्यम से शरीर के अन्य भागों तक ब्लड को ले जाया जाता है। देखिए यहाँ जो होती है आपका जो हम बात करते हैं, यहाँ पर लंग्स होते हैं जिसमें ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो यहाँ पर अशुद्ध रक्त है वो वेना कोवा के माध्यम से इसमें आता है, यहाँ से फिर इसके अंदर चला जाता है, ठीक है। यहाँ से फिर फेफड़ों में चला जाता है, फेफड़ों से वापस इसमें आपके बाएं आलिंद में आता है, बाएं आलिंद से नीले में आता है और नीले से क्या होता है, ये आपका धमनी जो होती है, धमनी तंत्र, उसमें ब्लड है वो पंप कर दिया जाता है, फिर ये पूरी बॉडी को प्राप्त होता है, ये बॉडी उसको प्राप्त होता है। यहाँ पर अशुद्ध रक्त है, इस प्रकार से चक्कर चलता रहता है। दोबारा से समझ लीजिए, देखिए जो दाहिना आलिंद होता है उसके ऊपर साइनस वेनोसस नामक एक संरचना पाई जाती है। ये क्या करती है, वेना कोवा के माध्यम से जो बॉडी है उससे जो रक्त आता है उसको इकट्ठा करके, शिराओं के माध्यम से जो रक्त आता है उसको यहाँ तक इस साइनस वेनोसस तक पहुंचाने का काम है वो शिराओं के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर ब्लड आ जाता है, ये ब्लड है इस दाहिने आलिंद में जाता है, दाहिने आलिंद से फिर नीले में चला जाता है, नीले से फेफड़ों में जाता है। यहाँ पर ब्लड का शुद्धिकरण होता है, ऑक्सीजन जुड़ती है और ऑक्सीजन जुड़ने के बाद में ये बाएं आलिंद में आ जाता है, बाएं आलिंद, ठीक है। और बाएं आलिंद जो होता है, बाएं आलिंद से वापस किस में आता है, नीले में आ जाता है। नीले में फिर ये धमनियों में पंप कर दिया जाता है, धमनी यहाँ से ब्लड लेकर के बॉडी के जो अन्य भाग है वहां तक पहुंचाने का काम करती है। तो ये ब्लड का सर्कुलेशन होता है, जैसे हमारे अंदर होता है वैसे ही, बस याद रख लेना 3 हार्ट कक्ष होते हैं इसमें। शीरा शरीर के विभिन्न हिस्सों से, शिराएं जो होती हैं शरीर के अलग अलग जो भाग है वहां से हृदय तक पहुंचाने के लिए रक्त है उसको एकत्रित करती है और शिरा तंत्र का निर्माण करती है। देखिए ब्लड जो होता है यहाँ पर हृदय है, इससे ब्लड बॉडी तक पहुंचाने का काम तो आपकी आर्टरीज या धमनी तंत्र करती है। बॉडी से रक्त है वो हृदय तक ले जाने का काम वेना या फिर कह सकते हैं शिरा तंत्र करता है। मेंढकों में देखिए एक तो हिपेटिक पोर्टल सिस्टम देखने को मिलता है, यकृत निवाहिका तंत्र जिसे हम कहते हैं, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम या यकृत निवाहिका तंत्र, यकृत और आंत के बीच में शिरा परक कनेक्शन है वो पाया जाता है। और एक रीनल पोर्टल सिस्टम पाया जाता है, किडनी और शरीर के निचले हिस्सों के बीच का संबंध है, रीनल पोर्टल सिस्टम है ये पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, मेंढकों में हिपेटिक पोर्टल सिस्टम और रीनल पोर्टल सिस्टम पाया जाता है। रक्त में प्लाज्मा और कोशिकाएं जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाए जाती हैं। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमारे अंदर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, केंद्रक नहीं होता, जबकि इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है और इनमें हीमोग्लोबिन होता है, ब्लड लाल होता है। रक्त पोषक तत्वों, गैस, पानी आदि को ऊतकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। यहाँ पर देखिए ये हिपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है, ये देखिए ये जो आपका हार्ट होता है ये किडनी के साथ में जुड़ा होता है, ये हिपेटिक पोर्टल सिस्टम।
नीचे वाला जो भाग होता है ये तो ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, और नीचे भी क्या होता है इसी प्रकार सा रीनल पोर्टल सिस्टम वो नीचे पाया जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना। एक मिनट थोड़ा सा 1 मिनट रुकना, यहाँ पर मैं आपको ये देखिए, ये लीवर हिपेटिक पोर्टल सिस्टम का मतलब होता है ये लीवर के साथ में ब्लड का जो संगम होता है वो होता है लीवर का ब्लड के साथ में, तो ये तो हिपेटिक पोर्टल सिस्टम हो जाएगा। और ये आपका जो किडनी है इसके साथ में जो नीचे वाले ऑर्गन्स होते हैं वो इसके साथ में जुड़े रहते हैं किडनी के साथ में ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, तो ये आपका रीनल पोर्टल सिस्टम हो जाएगा, ये याद रख लेना। नीचे वाला रीनल पोर्टल सिस्टम और ऊपर वाला हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, जिसमें हार्ट लीवर ये सभी शामिल होते हैं। अब आपका आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जी अंग। देखिए उत्सर्जी अंग की बात करें तो इसमें किडनी 2 होती है, मतलब एक जोड़ी किडनी पाई जाती है, मूत्रवाहिनी ये 2 होती हैं, क्लोइका पाया जाता है और मूत्राशय। एक्सक्रीटरी तंत्र के अंदर किडनी एक जोड़ी, मूत्रवाहिनी एक जोड़ी, क्लोइका और मूत्राशय, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर। किडनी जो होती है गहरे लाल और सेम के आकार की होती है, जैसे हमारे अंदर होती है वैसी होती है। शरीर गुहा में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर पीछे की तरफ पाई जाती है, पीछे की ओर स्थित होती है। प्रत्येक किडनी मूत्रवाहिनी नलिकाओं यानी नेफ्रॉन से निर्मित होती है। जैसे हमारे अंदर क्या होती है किडनी में 10 से 20 लाख तक नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, उसी प्रकार इनमें भी नेफ्रॉन्स है वो पाए जाते हैं। नेफ्रॉन्स मिलकर किडनी का निर्माण करती हैं। किडनी से 2 मूत्रवाहिनी निकलती है। नर मेंढकों में मूत्रवाहिनी मूत्र जनन वाहिनी के रूप में कार्य करता है। देखिए जो मेल होते हैं, जैसे हमारे अंदर मूत्र निष्कासन और जनन का एक ही छिद्र होता है, उसी प्रकार मेंढक मेल की हम बात करें तो उसमें मूत्र और जनन इन दोनों के लिए एक ही छिद्र पाया जाता है, ठीक है, जो क्लोइका में आकर के खुलता है। कहां पर? क्लोइका में खुलता है। मादा में मूत्र वाहिनी और डिंब वाहिनी, मादा में मूत्र वाहिनी और डिंब वाहिनी क्लोइका में अलग अलग आकर के खुलती है। हमारे अंदर भी देखने को मिलता है जब हम हमारे फीमेल की बात करते हैं या मेंढक फीमेल की बात करें, इसमें तो एक ही होता है, जबकि फीमेल की हम बात करते हैं चाहे वो हमारे अंदर बात करें मनुष्य में या फिर मेंढक में, तो इसमें अलग अलग होते हैं, अलग अलग मूत्र जनन जो मूत्र छिद्र होता है वो अलग खुलता है क्लोइका में, और जो जनन छिद्र होता है ये अलग क्लोइका में आकर के खुलता है। तो मूत्र वाहिनी और डिंब वाहिनी ये क्लोइका में अलग अलग खुलती है मादा के अंदर, याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है पूरी पूरी एनसीईआरटी में दे रखी है आपकी। पतली भित्ति वाला मूत्राशय मलाशय के आधार में मौजूद होता है। आधार मतलब वेंट्रल साइड में आगे की ओर मौजूद होता है। मूत्राशय जो होता है मलाशय के रेक्टम के आगे की ओर होता है, जो क्लोइका में खुलता है, क्लोइका में आकर के खुलता है। मेंढक एक यूरियोटेलिक जीव होता है। यूरियोटेलिक जानवर है जो यूरिया का उत्सर्जन करता है। इसको हम समझेंगे स्ट्रक्चर के द्वारा भी पूरी की पूरी को समझेंगे। एक बार थ्योरेटिकल पोर्शन देख लेते हैं। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट रक्त द्वारा किडनी में ले जाया जाता है, जहां इसे अलग कर दिया जाता है। नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ है वो अलग हो जाते हैं और ब्लड को अलग कर दिया जाता है, और इस प्रकार से बाद में क्लोइका के माध्यम से इसे उत्सर्जित कर दिया जाता है। अब एक बार यहां पर हम इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए इसके अंदर, इसको मिटा देते हैं। अब उत्सर्जी अंग के रूप में हमने बात की थी किडनी, वृक्क, ये हो गई आपकी किडनी। ये जो होती है ये सेम के आकार की क्या होती है किडनी होती है, जिसमें एक जोड़ी आपकी मूत्र वाहिनी निकलती है, यूरेटर होगी। ये जो होती है यूरेटर होती है जो किडनी से निकलती है। कहां पर आकर के खुलती है? आपकी यूरिनरी ब्लैडर जो होता है ये वाला, और ये किसके आगे होता है? रेक्टम। ये पीछे वाला रेक्टम है, इसके आगे की ओर खुलता है, तो ये यूरिनरी ब्लैडर में आके खुलती है। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है ये कहां पर जाकर खुलता है? इस क्लोइका में खुलता है। मादा की हम बात करें दोनों के अंदर, याद रख लेना, मादा के अंदर तो जनन छिद्र और मूत्र छिद्र दोनों अलग अलग होते हैं, और नर में दोनों एक ही होते हैं, याद रखें, ठीक है। अब आगे हम बात कर लेते हैं। आपका ये एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्लीट होता है। अब नियंत्रण या समन्वय, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन किस प्रकार से होता है मेंढक के अंदर? एक तो एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि अंतःस्रावी तंत्र, और एक तंत्रिका तंत्र, उसकी बात कर लेते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम या अंतःस्रावी तंत्र की बात करें तो ये अंतःस्रावी तंत्र ग्रंथियों के द्वारा हार्मोन्स का स्रावण किया जाता है। जैसा हमारे अंदर होता है वैसा ही इसमें होता है। जितना दे रखा आपके एनसीईआरटी में उतना ही बताना है आपको। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है ये निम्न प्रकार से है। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि इनमें देखने को मिलती है। थायराइड ग्रंथि पाई जाती है, पैराथायराइड होती है, थाइमस ग्रंथि होती है, पीनियल ग्रंथि पाई जाती है, पेंक्रियाज आइसलेट्स है, अग्नाशय दीप कोशिकाएं होती हैं, एड्रेनलिन और गोनाड्स, एड्रेनल ग्लैंड्स,
अधिवरक ग्रंथि और गुणार्थ जो जनन ग्रंथियां हैं ये पाई जाती हैं। तो इन ग्रंथियों के द्वारा हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है जो कि आपका अंतःस्रावी तंत्र बनाता है। नर्वस सिस्टम की बात करें तंत्रिका तंत्र की, तो इसमें क्या क्या शामिल होता है? देखिए 3 प्रकार की होती हैं। एक तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है एक तो ब्रेन और स्पाइनल कोड का बना होता है। ब्रेन यानी कि मस्तिष्क और स्पाइनल कोड यानी कि मेरुरज्जु। तो ब्रेन और स्पाइनल कोड का बना होता है तंत्रिका तंतु, जैसे हमारे अंदर भी वैसा ही होता है। प्रीदीय तंत्रिका तंत्र की अब बात करते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस। तो इसमें क्रेनियल कपाल तंत्रिकाएं और स्पाइनल तंत्रिकाएं। स्पाइनल मतलब मेरु तंत्रिकाएं, इनसे मिलकर बना होता है क्रेनियल और स्पाइनल नर्वा यानी कि कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका से मिलकर बना होता है प्रीदीय तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र एएनएस, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये 2 प्रकार का होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, अनुकंपी और परानुकंपी, 2 प्रकार का होता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपकी एनसीईआरटी में भी दे रखी है। मस्तिष्क से निकलने वाली 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती है। मस्तिष्क से जो कपाल तंत्रिकाएं निकलती है, क्रेनियल नर्व निकलती है, उनकी संख्या कितनी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है। कितनी होती है? 10 जोड़ी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मस्तिष्क जो होता है एक हड्डियों से बने हुए ब्रेन बॉक्स जिसे हम कपाल कहते हैं, उनमें बंद रहता है। हड्डियों से बना हुआ एक ब्रेन बॉक्स होता है, उसमें आपका मस्तिष्क बंद रहता है। मस्तिष्क को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं मुख्य रूप से। एक तो अग्र मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन, एक मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन, एक पश्च मस्तिष्क यानी कि हाइंड ब्रेन। जो अग्र मस्तिष्क होता है देखिए इसमें घ्राण लोब पाया जाता है, ओल्फैक्टरी लोब देखने को मिलता है जो सूंघने से संबंधित होता है। युग्मित मस्तिष्क गोलार्ध पाया जाता है जो इसके मेमोरी से संबंधित है, युग्मित मस्तिष्क गोलार्ध पेयर्ड हेमिस्फीयर। और अयुग्मित डायनसिफेलोन पाया जाता है, अयुग्मित अनपेयर्ड डायनसिफेलोन, इनसे मिलकर बना होता है अग्र मस्तिष्क। ठीक है, मध्य मस्तिष्क की हम बात करते हैं मिड ब्रेन, इसमें ऑप्टिक लोब पाए जाते हैं, ये देखने से संबंधित होते हैं। एक जोड़ी पाई जाती है ऑप्टिक लोब भी, ये देखने से संबंधित होते हैं, देखने से। पश्च मस्तिष्क यानी कि हाइंड ब्रेन, इसमें सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा होता है। सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा ये अनैच्छिक जो क्रियाएं होते हैं मेंढक के, उनके ऊपर नियंत्रण करने का काम करते हैं। तो मैंने मस्तिष्क के बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपको दे दी है। 3 भागों में इसको डिवाइड किया जाता है। तो ये आपका नर्वस सिस्टम है वो कंप्लीट होता है। अब आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि आपके मेंढक के अंदर हमारा अंतिम पार्ट है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन तंत्र। मेल की बात करते हैं। मेल प्रजनन अंगों में पीले रंग के अंडाकार वर्षण की एक जोड़ी पाई जाती है। मेल की हम बात करते हैं सबसे पहले, तो मेल के अंदर पीले रंग की अंडाकार वर्षण है वो देखने को मिलते हैं, अंडाकार वर्षण, और ये अंडाकार वर्षण की एक जोड़ी होती है। ठीक है, जो पेरिटोनियम, ये जिसे हम मीजोक्रियम भी कह देते हैं, उसकी दोहरी सतह द्वारा किडनी के ऊपरी भाग से चिपकी हुई पाई जाती है। पेरिटोनियम है जो संयोजी ऊतक होता है, उसके द्वारा जो किडनी होती है उसके ऊपरी भाग में क्या होती है? चिपकी हुई पाई जाती है। एक बार इनकी थोटिकल पोजीशन, थोटिकल देख लेते हैं, उसके बाद में स्ट्रक्चर के द्वारा भी समझे। वासा इफ्रेंशिया, देखिए एक बार चलो स्ट्रक्चर देख लेते हैं थोड़ा सा। ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये टेस्टिस है और ये वरक है, किडनी, ये किडनी है। बीच में जो आपको नजर आ रही है एड्रिनल ग्लैंड है। ये जो किडनी होती है, ये किडनी है जो बनी हुई है। इस किडनी के ऊपर ये जो येलो कलर में आप देख सकते हैं, एक ये और एक ये, एक जोड़ी आपको क्या देखने को मिलते हैं? वर्षण, टेस्टिस देखने को मिलते हैं, पीले रंग की होती हैं। और किडनी से किसकी सहायता से जुड़े रहते हैं? ये जो आपको नलिका जिसकी सहायता से जुड़े रहते हैं ना, इसमें देखिए ये धागेनुमा संरचना आपको देख रही है, ये मीजोक्रियम होता है, मीजोक्रियम। ठीक है, पेरिटोनियम जिसे हम कहते हैं। और ये जो टेस्टिस होता है ये आगे नलिकाओं के द्वारा जारी रहता है, जिसे हम वासा इफ्रेंशिया कहते हैं। वासा इफ्रेंशिया याद रह जाएगा, वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया, इनकी संख्या वो 10 से 12 होती है, जो वर्षण से उत्पन्न होती है, वर्षण से निकलती है। ये अपनी तरफ से किडनी में प्रवेश करती है, और बीडर नाल में खुलती है। किडनी के अंदर पाई जाती है बीडर नाल, ये इंपॉर्टेंट है। किडनी में बीडर नाल पाई जाती है, उसमें जाकर के खुल जाती है। यह मूत्र जनन वाहिनी,
मूत्र जनन वाहिनी के साथ संचार या लगातार मूत्र जनन वाहिनी में जाकर के खुलती है, जो किडनी से निकलती है, किडनी से के नीचे से निकलती है, उसमें जाकर के खुल जाती है बीडर नाल और क्लोएका में ओपन हो जाती है। ठीक है, देखिए एक बार ये टेस्टिस है, टेस्टिस से यहाँ पर ये नलिकाएं निकलती है बहुत सारी, कौन सी, वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया इसमें एक बीडर केनाल पाई जाती है जो यहाँ पे दिखाई गई नहीं गई है। तो बीडर केनाल जो होती है उसमें जाकर खुलती है। बीडर केनाल जो यूरिनोजेनिटल डक्ट होती है, ये यूरिनोजेनिटल डक्ट, ये वाली, इस यूरिनोजेनिटल डक्ट में जाकर के खुल जाती है। ठीक है, इसमें जाकर के खुलती है और ये जाकर के फिर किस में खुलती है, रेक्टम के पीछे की ओर होती हुई क्लोएका में जाकर के खुल जाती है। रेक्टम के पीछे की ओर होती हुई क्लोएका में खुलती है और ये क्लोएकुलर ओपेचर हो गया, इधर ये यूरिनरी ब्लैडर और ये रेक्टम। ठीक है, याद रह जाएगा। दोबारा से देखिए, टेस्टिस जो होते हैं ये आपके पाए जाते हैं किडनी के ऊपर, पेरिटोनियम जो संयोजी ऊतक का होता है उसके साथ में जुड़े हुए। टेस्टिस से 10 से 20 संख्या में आपकी वासा एफरेंशिया निकलती है। ये वासा एफरेंशिया बीडर केनाल में खुलती है जो किडनी के अंदर पाई जाती है। बीडर केनाल आगे जाकर के फिर यूरिनोजेनिटल डक्ट, मूत्र जनन जो नलिका उसमें जाकर के खुलती है। मूत्र जनन नलिका फिर क्लोएका में जाकर के खुल जाती है। याद रह जाएगा, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। आगे देखिए, क्लोएका जो होती है एक छोटा मध्य कक्ष होता है, ठीक है, जिसका उपयोग हम मल, अपशिष्ट पदार्थ या मल को त्याग करने में कर सकते हैं, मूत्र त्याग करने में कर सकते हैं और शुक्राणुओं को बाहर की ओर प्रवाहित करने के लिए किया जाता है। मल, मूत्र और शुक्राणुओं को बाहर निकालने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं क्लोएका का। तो कई काम करती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। महिला प्रजनन अंगों में अंडाशय की एक जोड़ी, महिला की बात करें तो महिला प्रजनन अंगों के अंदर अंडाशय की, एक मिनट, हाँ ठीक है, ये तो आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। अब फीमेल की हम बात कर लेते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल महिला प्रजनन अंगों में अंडाशय की एक जोड़ी शामिल होती है। अंडाशय जो होती है ओवेरी, इसकी एक जोड़ी पाई जाती है। ओवेरी जो होती है इसकी एक जोड़ी पाई जाती है। अंडाशय किडनी के पास स्थित होते हैं, किडनी के पास पाए जाते हैं। इसमें भी अंडाशय और किडनी के साथ उनका कार्यात्मक संबंध नहीं होता। उनका तो कार्यात्मक संबंध था क्योंकि उसमें से नाल निकल रही थी, लेकिन इनका कोई भी कार्यात्मक संबंध नहीं होता है, सिर्फ उसके पास पाई जाती है। अंडाशय से निकलने वाली डिंब वाहिनी की एक जोड़ी अलग से क्लोएका में आकर के खुलती है। ज्यादा बड़ा नहीं है, जो ओवेरी है, ओवेरी से एक ओविडक्ट निकलती है, ओविडक्ट जाकर के क्लोएका में जाकर के खुल जाती है। ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। आगे देखिए, एक परिपक्व मादा एक समय में 2500 से 3000, 2500 से 3000 अंडे दे सकती है एक समय में। निषेचन इनमें बाहर ही होता है और ये पानी में होता है। विकास के लिए इनमें टेडपोल लार्वा पाया जाता है। ये टेडपोल पूछा गया कई बार, टेडपोल लार्वा इनमें पाया जाता है, याद रखना, टेडपोल लार्वा। टेडपोल वयस्क में बदलने के लिए क्या करता है, काया पलट, मेटामॉर्फोसिस करता है। जब ये टेडपोल वयस्क में बदलता है तो इसके बीच में जो जो चेंजेस पाए जाते हैं, क्योंकि टेडपोल है ये आपके पानी में पाया जाता है और तैरने का वाला होता है, इसमें पूंछ भी पाई जाती है। लेकिन क्या होता है, वयस्क में पूंछ थोड़ी होती है मेंढक में, तो ये जो परिवर्तन होता है ना, इसको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, जिसके द्वारा ये वयस्क में बदलता है। अब देखिए, यहां पर हम बात करिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझ लेते हैं। देखिए, ये जो रेड कलर में दिखाई गया ना, ये किडनी हो गई है। किडनी के पास में ये जो आपको कुछ अलग ही प्रकार की, स्पेशल प्रकार की स्ट्रक्चर नजर आ रही होंगी। ये इस साइड में एक जोड़ी आपको ओवेरी देखने को मिलती है और इस ओवेरी में ये बिंदुनुमा संरचना बहुत सारी आप देख सकते हैं। इनको ओवा कहते हैं, अंडे कह देते हैं, ठीक है। और अंडे से इस ओवेरी से एक ओविडक्ट निकलती है। देखिए ऊपर की ओर आप देख सकते हैं, ये ओविडक्ट, ये ओविडक्ट है। इधर से एक ये रही, और ये ओविडक्ट जाकर के कहां पर, इस क्लोएका में खुल जाती है। ये यहाँ पे क्लोएका है, इस क्लोएका में खुलती है, इधर से ये आ गई, इस क्लोएका में खुल जाती है। देखिए, दो ही चीजें याद रखनी है आपको। ये आपकी ओवेरी होगी, ओवेरी से क्या होती है, ओविडक्ट निकलती है। ये ओविडक्ट, ओविडक्ट यहाँ से जाकर के ये क्लोएका में खुल जाती है और क्लोएका बाहर की ओर खुलती है। तो सिर्फ इतना याद रख लेना, ये डायग्राम याद रख जाएगा। ओविडक्ट, ओवेरी, ओवेरी से ओविडक्ट, ओविडक्ट से क्लोएका। तो ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने मेंढक वाला जो पार्ट है ये पूरा का पूरा हमने कर लिया है। शायद इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब की बार ज्यादा फोकस किया जाएगा इसके ऊपर। तो लगभग एक से, मान लीजिए कि 2 क्वेश्चन यहाँ से आपके जरूर पूछे जाए,
कितने समय हो गया, 1 घंटा 13 मिनट हो गया। तो यहाँ पर देखिए जो कॉकरोच वाला है ना, ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कॉकरोच वाला मैं आपको अलग से करवा, क्योंकि क्लास ज्यादा बड़ी हो जाएगी ना। ये कॉकरोच वाला जो है ये मैं अलग से करवा दूंगा आपको। तो आज के लिए इतना ही। हमने जो मेन जो चीज थी मेंढक वाला पोर्शन, वो हमने अच्छे से देख लिया। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगा ना तो कमेंट करके जरूर बताना, और बहुत अच्छी लगी तो लाइक कर देना और अधिक से अधिक शेयर कर देना। और इसी प्रकार के आपको लेक्चर चाहिए और ऐसे आप इस चैनल के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, शुभ रात्रि। देखिए आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, टाइप करता हूँ, स्ट्रक्चर्स को ऐड करता हूँ, समझाता हूँ, थोड़ा सा तो आपका भी बनता है ना।